अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर अजीत पवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्यों उन्हें अपने चाचा से बगावत करके एनसीपी पार्टी से बगावत करनी पड़ी? दरअसल ऐसी अफवाह थी दोस्तों कि अजीत पवार पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख का पद ना मिलने की वजह से नाराज हैं। इससे पहले भी उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी की मांग करते हुए विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे कि शरद पवार ने ठुकरा दिया था। दोस्तों पिछले दिनों जो घटनाक्रम हो रहे थे उससे सबको लग रहा था कि ये होना ही था। अगर पिछले कुछ महीनों के कम से कम 3 घटनाक्रमों को देखें तो उनसे साफ साफ पता चलता है कि अजीत पवार को साइडलाइन किया जा रहा। कम से कम 3 उदाहरण ऐसे हैं जबकि पार्टी ने अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया और उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा पहला उदाहरण था दोस्तों जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रोटी पलटने की बात कह के इस्तीफा दिया था कि अब कोई और अध्यक्ष बनेगा एनसीपी का। उस वक्त दोस्तों सुप्रिया सुले और एनसीपी के बाकी सभी बड़े नेताओं ने शरद पवार का इस बात का विरोध किया था और कहा था कि आप ही आजीवन एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे। तब दोस्तों अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की हाँ में हाँ मिलाई थी और कहा था कि हाँ दोस्तों समय आ गया है कि अब एनसीपी का अध्यक्ष पद किसी और को दिया जाए। अब दोस्तों अजीत पवार की महत्वाकांक्षा थी खुद एनसीपी का अध्यक्ष बनने की, पर जब कुछ दिनों के बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे। उसके कुछ ही हफ्तों बाद दोस्तों जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया तो ये बात अजीत पवार को नागवार गुजरी। तीसरी बार दोस्तों जब अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और संगठन में किसी जिम्मेदारी निभाने की बात कही तो उनसे ये कहा गया कि अभी आप इस पद पर बने रहें, आपके संगठन में आने का फैसला कम से कम 2 से 3 महीने बाद लिया जाएगा। तब दोस्तों अजीत पवार समझ गए कि एनसीपी में उनके तरक्की के रास्ते बंद हो चुके हैं। शरद पवार अपनी ही बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि एनसीपी की बागडोर जो है वो सुप्रिया सुले के हाथ में रहे। उनको अपना भविष्य एनसीपी में नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उनको ये बगावत करनी पड़ी। दोस्तों वैसे महाराष्ट्र में तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, पर क्या अगला नंबर दोस्तों नीतीश कुमार का है? क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में भी होगा? दोस्तों उम्मीद तो पूरी है कि ऐसा हो सकता है। अंदर से छनती हुई आ रही खबरों से पता चलता है जेडीयू के जो विधायक हैं वो अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जब से ये बात पता चली है कि जेडीयू का अंततः आरजेडी में विलय होना तय है, तब से दोस्तों जेडीयू के जितने विधायक हैं उनमें खलबली मची हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। जिस आरजेडी के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने जनता से वोट प्राप्त किए, अब उसी में विलय करके अगर वो उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जनता से वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे? क्या कहकर वो कहेंगे कि हमें वोट दे दीजिए? अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी और चिराग पासवान भी दोस्तों बार बार ये बोल रहे हैं कि जेडीयू के कई सारे सांसद और एमएलए हमारे संपर्क में हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा वहां की सरकार हम गिरा देंगे। तो दोस्तों नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी तो जरूर है। अब देखना ये है दोस्तों कि ये खेल होता है तो कब होता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल भर में, पर ये होगा जरूर दोस्तों। क्योंकि नीतीश जी, मोदी जो है ना वो धोखेबाजों को छोड़ता नहीं है। वो एक एक करके सभी धोखेबाजों से उनकी पार्टी ही छीन लेता है। सिर्फ एमएलए नहीं छीनता है, वो उनकी पार्टी पर ही कब्जा कर लेता है। तो नीतीश जी बहुत सावधान रहिएगा आप। ये मोदी है और मेरे ख्याल से तो अगला नंबर 100% आप ही का है। अब दोस्तों अजीत पवार अपने 8 एमएलए के साथ सरकार में शामिल तो हो गए हैं, तो इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आनी थी। तो विपक्ष की क्या क्या प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको बता दें। राजद ने कहा है, यानी कि लालू यादव की पार्टी ने कहा है कि ये स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने लिखी है। ये जितने भी एमएलए सरकार में गए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी पीएम मोदी की है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि ये एजेंसियों के दबाव में लिया गया फैसला है। दोस्तों कुछ भी होता है ना तो विपक्ष हमेशा या तो ईवीएम को लेकर चिल्लाता है या फिर ये कहता है कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया गया है, इसीलिए एमएलए खरीदे गए हैं या उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, इसलिए वो टूट गए हैं। ये तो दोस्तों इनका पुराना रोना है और ये हमेशा रोना रोते रहेंगे ही। उधर दोस्तों कांग्रेस ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन फिर से चालू हो गई है। अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भ्रष्ट नेता डाले जाएंगे और बिल्कुल साफ सुथरे नेता
निकाले जाएंगे। संजय राउत का तो बयान दोस्तों हमने आपको पहले बता ही दिया था। उनसे ज्यादा बड़बोले वैसे कोई और हैं भी नहीं। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है, शरद पवार जी को भी जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता ज्यादा दिन ये खेल चलने नहीं देगी, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके बयानों से यही पता चल रहा है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस राजनीतिक माहौल पर बहुत ही दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि आज का अजीत पवार का कदम जो है वो उद्धव ठाकरे के बोझ को त्यागने का पहला कदम है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी को जो है एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा था, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, पर अब उन्हें अजीत पवार के रूप में उसकी काट मिल गई है। लेकिन अजीत पवार के इस कदम ने महाराष्ट्र के गंदे राजनीतिक माहौल का भी उजागर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की ऐसी दशा देखकर दुख होती है। किसी समय पर महाराष्ट्र पूरे देश को दिशा दिखाता था, पर अब इसकी ऐसी राजनीतिक दुर्दशा हो चुकी है कि उसका कोई सानी नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको उन नेताओं के नाम बता दूं, उन एमएलए के नाम बता दूं जिन्होंने अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इनके नाम है दोस्तों छगन भुजबल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। दूसरे हैं दिलीप वलसे पाटिल, तीसरे हैं दोस्तों हनीफ मुशरीफ, चौथे हैं दोस्तों धनंजय मुंडे, पांचवे हैं दोस्तों धर्मो बाबा आत्रम और छठी है दोस्तों आदिति तटकरे। इनके साथ दोस्तों संजय बसोड़ और अनिल पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों छगन भुजबल जो कि एनसीपी के एक बहुत ही कद्दावर ओबीसी के नेता थे, उन्होंने भी शिंदे की सरकार में अब मंत्री पद की भूमिका स्वीकार कर ली है। भुजबल का दोस्तों इस सरकार के साथ हाथ मिलाना एनसीपी के लिए बहुत बड़े झटके की बात है, क्योंकि भुजबल ओबीसी संप्रदाय के बहुत बड़े नेता हैं और ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। भुजबल ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो मराठा की राजनीति में ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं, तो उनका जाना एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरे विधायक है दोस्तों दिलीप वासले पाटिल, ये 7 बार से विधायक रह चुके हैं। दोस्तों दिलीप वासले पाटिल ने किसी समय पर शरद पवार के राजनीतिक सचिव का भी काम किया था, वो भी उनके बहुत ही करीबी नेताओं में जाने जाते हैं। तीसरे एमएलए हैं दोस्तों धनंजय मुंडे, जो बीड़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनंजय मुंडे दोस्तों विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर थे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि धनंजय मुंडे जो हैं वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता यानी कि गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। यहाँ पे भी चाचा भतीजे का कॉम्बिनेशन है। हालांकि इस वक्त गोपीनाथ मुंडे इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी पंकजा मुंडे उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रही है। पंकजा मुंडे की वजह से ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी का हाथ थाम लिया था। वो अजीत पवार के करीबियों में से जाने जाते हैं। धनंजय मुंडे दोस्तों महाविकास अघाड़ी की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। अगले नेता हैं दोस्तों आत्रम भगवंत राव, ये दोस्तों आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। आदिवासी समुदाय के ये सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगली नेत्री हैं दोस्तों अदिति तटकरे, ये एनसीपी के लोकसभा सांसद सुनील तटकरे की बेटी है। दोस्तों ये श्रीवर्धन से पहली बार विधायक बनी है दोस्तों, और ये भी एमवीए की सरकार में मंत्री थी। अगला नाम है दोस्तों संजय बाबूराव भंसोड़े, ये दोस्तों अजीत पवार के बहुत ही करीबी लोगों में से जाने जाते हैं। जब 2019 में अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी तब भी ये उनके साथ वहाँ पे खड़े हुए दिखाई दिए। और आखिरी विधायक है दोस्तों हसन मुशरिफ। नवाब मलिक के जेल जाने के बाद दोस्तों हसन मुशरिफ ही ऐसे मुसलमान नेता थे जो सभी मुसलमानों का एनसीपी की पार्टी में नेतृत्व करते थे। तो दोस्तों अगर ऐसे कद्दावर नेता अगर एनसीपी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इनफैक्ट छोड़कर नहीं जा रहे, वो उस एनसीपी पार्टी पर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम ही असली एनसीपी हैं, हम ही राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद पुत्री मोह में या आप कह लीजिए संतान मोह में शरद पवार दूर तक नहीं देख पाए, वो ये नहीं देख पाए कि वो पुत्री मोह में बाकी सब नेताओं को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, पार्टी से दूरी बनाते जा रहे हैं, इसीलिए आज उनकी पार्टी का यह हश्र हुआ है। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी खबरें पहुंचा सकें, और जितने ज्यादा दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही ज्यादा हम आगे न्यूज भी दिखाएंगे। जल्दी दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।